बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आज हम द बायोलॉजी ऑफ सेल के एक टॉपिक सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैं फ़र्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बात करूंगा सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक की, जो उनका चैप्टर नंबर 4 है द सेल। उसमें सेल मेम्ब्रेन एक टॉपिक है। सेल मेम्ब्रेन के क्या फंक्शंस होते हैं, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है और सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन क्या है, ये सारी बातें हम आज की वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। और सेल मेम्ब्रेन को स्टार्ट करने से पहले वो लोग जो चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि आने वाले वक्त के अंदर भी आप ऐसी अच्छी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जब कॉर्क के एक छोटे से पीस को माइक्रोस्कोप में देखा और उसने बताया कि कॉर्क के पीस में छोटे छोटे टिनी कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको सेल का नाम दिया गया, तो वहीं से सेल मेम्ब्रेन की जो डिस्कवरी है उसी को भी रिलेट किया जाता है कि जब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो है वो कॉर्क के दीवार के बारे में बात की थी, तो उसने अल्टीमेटली सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की ही बात की थी। तो सेल मेम्ब्रेन एक नॉन ऑर्गेनल स्ट्रक्चर है जो लिविंग होता है इन नेचर। सेल के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करवाने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये एवरी लिविंग सेल का पार्ट है, यानी जितने भी सेल हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हैं या यूकैरियोटिक सेल में सेल, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, फंजाई के सेल हैं, एल्गी के सेल हैं, स्लाइम मोल्ड्स हैं, कोई भी जो सेल हैं उन तमाम सेलों के अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इससे पहले हमने बात की थी कि सेल वॉल जो है वो एनिमल्स और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में प्रेजेंट नहीं होती, यानी प्रोटोजोआ में प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो तमाम किस्म के सेलों के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये अपने इर्द गिर्द के माहौल में रिस्पॉन्स भी देती है, सेल को, सेल का रिस्पॉन्स करवाती है, सेल की कम्युनिकेशन करवाती है कि सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में कौन से जो है वो केमिकल प्रेजेंट हैं, कौन से सिग्नल्स आ रहे हैं, इसके इर्द गिर्द और मज़ीद कौन से सेल्स हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में सेल मेम्ब्रेन सेल को जो है वो आगाह करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, दो तरह की सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात की जाती है, एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक है सेल मेम्ब्रेन। जो सेल का साइटोप्लाज्म है, सेल का न्यूक्लियस है, बाकी जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, इन सब को हम मिलाकर कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसमें सेल मेम्ब्रेन भी आती है। अब वो मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म को इर्द गिर्द से घिरे हुए है, जो कवर किए हुए है, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत दफा आपने ये बात सुनी होगी कि सेल के अंदर मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स होते हैं, हिस्से होते हैं चीजों के। तो वो कंपार्टमेंट्स बेसिकली क्या हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूक्लियस है, ये क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी बॉडीज हैं, लाइसोसोम्स हैं। तो हर एक चीज को एक मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। ये वाली मेम्ब्रेन और जो आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है। वो मजीद अगर इसकी बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करेंगे तो उसमें से डिटेल आ जाएगी सामने। अब लाइसोसोम के इर्द गिर्द भी एक मेम्ब्रेन है, यानी ये एक कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट से क्या मुराद कि इस लाइसोसोम के पास जो केमिकल्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, इस मेम्ब्रेन ने उनको एक जगह पे सेपरेट करके रखा हुआ है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को इस मेम्ब्रेन ने बाकी सेल के कंपोनेंट से अलग करके एक कंपार्टमेंट में, एक कमरे में, एक छोटी सी जगह में पैक करके रखा है। अगर इन चीजों के ऊपर ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना हो तो ये सारी चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर बिखर जाएंगी और सेल के जो इंटरनल मेटाबॉलिक सिस्टम्स हैं, सेल के जो फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे जो है वो तबाह हो जाएंगे और सेल अपना काम करना जो है वो छोड़ देगा। तो इसी वजह से हम ये बात कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, उसके मुख्तलिफ हिस्से बनाने में भी इस्तेमाल होती है। कॉम्पोजिशन की बात करेंगे, बनावट की, कि सेल मेम्ब्रेन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। तो सेल के अंदर लिपिड्स होते हैं, इसकी मेम्ब्रेन में 20 to 40%। जो लिपिड है वो बेसिकली फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल जो है वो उनसे मिलके बनते हैं। एक फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में दो फैटी एसिड्स की चेन होती हैं, एक उसका हेड होता है जिसको हम ग्लिसरॉल हेड बोलते हैं, और उसके ऊपर जो है वो फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल अटैच होता है।
तो जो एक फॉस्फोलिपिड का एक सिंगल मॉलिक्यूल है उसका हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग होता है। हाइड्रो मींस वाटर एंड फिलिया मींस टू अट्रैक्शन। हाइड्रोफिलिक यानी पानी के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, जबकि जो उसके फैटी एसिड्स की दो टेल्स हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। फोबिया निकला है डर से, यानी ये पानी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाते। तो यानी जो फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल है उसका आधा हिस्सा वाटर लविंग होता है और आधा हिस्सा वाटर फियरिंग होता है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं 60 to 80%। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट्स भी सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा होते हैं। ये सारी चीजें मिलकर जो है वो सेल मेम्ब्रेन को बनाती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की, कि सेल मेम्ब्रेन की साख्त क्या है, वो बनी कैसे हुई है। बनाने वाली तो ये चीजें हैं, लेकिन ये चीजें उनके अंदर अरेंज कैसे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बयान करने के लिए दो मॉडल जो हैं वो पेश किए गए, एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और दूसरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की। डैनियल एंड डेवसन दो साइंसदान थे, 1935 के अंदर फर्स्ट टाइम उन्होंने ये मॉडल जो है वो प्रपोज किया था। यूनिट का मतलब क्या है, सिंगल इकाई, एक हिस्सा। इसका मतलब ये है कि अगर सेल मेम्ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट लेकर उसको स्टडी कर लिया जाए कि उसके अंदर कौन सी चीजें मौजूद हैं, तो इसका मतलब है सारी की सारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर वही चीजें उसी तरतीब से मौजूद हैं। जिस तरह ये दीवार है, अगर दीवार का हम एक छोटा सा पीस काट के निकाल लें, उसमें ईंटें होंगी, सीमेंट होगा या और जो चीजें इस्तेमाल हुई हैं उसको बनाने में वो होंगी, तो जिस तरह एक दीवार के छोटे से पीस में, एक छोटे से यूनिट में सारा कुछ मौजूद होगा, तो सारी दीवारों के अंदर जो है वो पूरे कमरे की जितनी दीवारें हैं सब के अंदर वही चीजें होंगी। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी यही कहता है कि स्मॉल यूनिट ऑफ मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट्स द होल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, कि एक सेल मेम्ब्रेन का छोटा सा हिस्सा लेकर अगर उसको स्टडी करें तो जो उसमें केमिकल की अरेंजमेंट्स हैं, जो उसमें मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है, पूरी मेम्ब्रेन के अंदर वही अरेंजमेंट होगी। तो अब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो ट्राई लैमिनर मॉडल कहलाता है। ये ट्राई लैमिनर स्ट्रक्चर बयान करता है। ट्राई लैमिनर से मुराद है 3 लेयर्स का स्ट्रक्चर। कैसे? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहता है कि मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड बाय लेयर है, यानी लिपिड की दो तहें, एक ये वाली लिपिड की तह है और एक ये वाली लिपिड की तह है। यानी मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड बाय लेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन अपर एंड लोअर प्रोटीन लेयर, कि लिपिड्स की दो तहें ऊपर और नीचे से प्रोटीन की लेयर्स के अंदर जकड़ी हुई हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये लिपिड्स हैं, तो नीचे जो मेरा हाथ है ये भी प्रोटीन है, ऊपर वाला भी प्रोटीन, ये यानी ऊपर और नीचे प्रोटीन मौजूद है और दरमियान में क्या है, लिपिड्स की दो लेयर है। इसमें जो प्रोटीन्स हैं इन्होंने सैंडविच किया हुआ है, बनाया हुआ है, सैंडविच बनाया हुआ है किसका, लिपिड की लेयर्स का, लिपिड की दो लेयर्स का। और इसमें जो ट्राई लैमिनर स्ट्रक्चर इसका बयान किया गया है, यानी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन है उसका ट्राई लैमिनर स्ट्रक्चर है, उसमें 3 लेयर्स मौजूद हैं। एक हाइड्रोफिलिक लेयर है, एक दरमियान में हाइड्रोफोबिक लेयर है और नीचे फिर जो है वो हाइड्रोफिलिक लेयर है। अब जो ऊपर हाइड्रोफिलिक लेयर है उसमें ये प्रोटीन की जो कॉन्टिन्यूस लेयर है वो वाली, और थोड़ा सा जो है वो हेड इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पर देखें कि जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है उसका हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है और उसकी जो फैटी एसिड्स की टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। तो ये जो फैटी एसिड्स की टेल है वो ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर की जो टेल है वो अपने आप को अंदर वाली साइड पर छुपा लेती हैं, और ऊपर वाली साइड पर जो है वो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल का हेड और जो प्रोटीन है वो हाइड्रोफिलिक लेयर बना देते हैं, और नीचे वाली साइड पर भी फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल का हेड और जो प्रोटीन है ये नीचे भी हाइड्रोफिलिक लेयर बना देते हैं, और दरमियान में जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स की टेल है वो एक हाइड्रोफोबिक जो है वो लेयर बना देती हैं। इस तरह ट्राई लैमिनर के मुताबिक ये 3 लेयर जो है वो बन जाती हैं, और ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का जो है वो एक्सप्लेनेशन थी सारी। बाद में साइंसदान आए तो उन्होंने इस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो रिजेक्ट हो गया था, और इसके बाद फिर दूसरा मॉडल पेश किया गया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसमें 2 अहम बातें, एक फ्लूइडिटी यानी फ्लूइड मोज़ेक, फ्लूइड से मुराद फ्लूइडिटी यानी मेम्ब्रेन के अंदर बहाव होता है, और मोज़ेक से मुराद पैचेस यानी धब्बे। अब ये पैचेस और जो धब्बे हैं ये किसकी वजह से हैं, ये प्रोटीन की वजह से। क्यों? यूनिट मेम्ब्रेन ये कहता है
कि ऊपर और नीचे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और कॉन्टिन्यूस लगातार प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये कहता है कि प्रोटीन्स आर आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन लिपिड सी, कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल बर्फ के टुकड़े हैं जो लिपिड के समंदर में कहीं कहीं पर तैर रहे हैं, कहीं कहीं पर मौजूद हैं, पैचेस की शक्ल में, धब्बों की शक्ल में। यानी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर बहाव किसकी वजह से है? लिपिड्स की वजह से। लिपिड्स के अंदर मौजूद होते हैं फैटी एसिड्स, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, वो किसी भी मेम्ब्रेन में जितने ज़्यादा होंगे उतना ही उस मेम्ब्रेन का बहाव भी ज़्यादा होगा। और जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो कहीं कहीं पर मौजूद हैं, एंड दीज प्रोटीन्स आर इम्बेडेड। लफ्ज़ लिखा हुआ है बुक पे इम्बेडेड। इम्बेडेड का मतलब होता है धंसे होना, सीए होना, पिरोए होना। यानी ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स लिपिड की बायलेयर के अंदर धंसे हुए मौजूद होंगे, कंप्लीटली और पार्शली, मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर जो है वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल उस लिपिड की लेयर के अंदर कहीं कहीं पर मौजूद होंगे। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये कहता है। अब इसके अलावा बाकी वही बातें हैं कि लिपिड जो है उसकी डबल लेयर होगी, इसमें कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे। कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल जो हैं ये जो लिपिड बाइलेयर है इसको थोड़ा सा स्टेबल करते हैं मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर, वो बात में डिटेल देखी जाएगी। और जो प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स को बेसिकली हम 2 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई करते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो बिल्कुल बाहर होते हैं, बाहर से मुराद के मेम्ब्रेन के अंदर धंसे में नहीं होंगे, या मेम्ब्रेन की बाहर वाले अंदर वाली साइड पे होंगे या मेम्ब्रेन की बाहर वाली साइड पे होंगे। और इंट्रिंसिक प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड होंगे, उसके अंदर धंसे भी होंगे, उसके अंदर सिए हुए होंगे। और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये लिपिड बाइलेयर के अंदर मौजूद होते हैं, उसके आर पार चले जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं, इस वजह से इनको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहते हैं। तो इस तरह से जो प्रोटीन बिल्कुल मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पर हैं, जो आयनिक बॉन्ड बना के अटैच होते हैं या वैन डर वाल्स फोर्सेस के जरिए या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए अटैच होते हैं, जो मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल नहीं होते उनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, और जो मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल हो जाते हैं उनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा होते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल जो हैं ये लिपिड्स के साथ अटैच होंगे तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल यानी ग्लाइकोलिपिड्स बना देंगे, और अगर प्रोटीन के साथ अटैच होंगे तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है वो बना देंगे। अब ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन ये असल में बेसिकली एंटीना कहलाते हैं। किसी भी सेल के ऊपर उसकी मेम्ब्रेन के बाहर जो हैं वो कुछ उसके मार्कर प्रेजेंट होते हैं जो उस सेल की निशानदही करते हैं, और वो मार्कर बेसिकली ये एंटीना हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के होते हैं, जो इस सेल की पहचान करवाते हैं कि ये किस कैटेगरी का जो है वो सेल है। अब वो जो प्रोटीन मौजूद है लिपिड बाइलेयर के अंदर वो प्रोटीन्स एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक हैं, उनको हम मज़ीद फंक्शंस के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। काम के लिहाज से कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, कुछ कैरियर प्रोटीन होते हैं जो एटीपी की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को सेल मेम्ब्रेन के आर पार लेके जाते हैं, कुछ एंजाइम्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कुछ एंटीजेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं जो सेल को बचाते हैं। इसके अलावा कुछ चैनल प्रोटीन्स होते हैं जैसे सोडियम चैनल्स और पोटाशियम चैनल्स, हमने पढ़ी हुई है बात, उसके अंदर न्यूरॉन्स के अंदर मौजूद होते हैं जो सोडियम आइंस और पोटाशियम आइंस को जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा होते हैं और बहुत अहम काम करने में अपने रोल प्ले करते हैं। जी तो बच्चों बात करेंगे हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की। तो सेल मेम्ब्रेन बहुत से फंक्शन प्ले करता है, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट का है। यानी सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस की, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर वाली साइड पर चीज़ों को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। अब जो सिंपल चीज़ें हैं जैसा कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए जो है वो सेल मेम्ब्रेन को पार करके क्रॉस करके जो है वो सेल के अंदर भी चली जाती हैं और अंदर से बाहर भी चली जाती हैं, क्योंकि इनको कोई रोक टोक नहीं होती किसी भी किस्म की, या आसानी से डिफ्यूजन के ज़रिए
चली जाती हैं और इस तरह की ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जैसा कि वाटर है, ग्लूकोज है, आयंस, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। क्योंकि ये चीज़ें चार्ज हैं, जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, वो आसानी से जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। इस वजह से इनके पैसेज के लिए जो है वो कैरियर प्रोटीन जो है वो इस्तेमाल होते हैं, जो इनको लेके आते जाते हैं। और यहाँ पर ये जो कैरियर प्रोटीन्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, ये एनर्जी इस्तेमाल करते हैं अपनी। एटीपी को यूज़ करते हुए यहाँ पर ये सब्सटेंसेस को जो है वो सेल के अंदर भी लेके जाते हैं और अंदर से बाहर भी लेके जाते हैं। एटीपी टूटता है, एटीपी टूट के कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में और उस एनर्जी की मदद से मॉलिक्यूल्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, उनको कैरियर प्रोटीन्स के ज़रिए या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, चीज़ों को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव करवाया जाता है। इसमें भी इस्तेमाल होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट होती है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो एंडोसाइटोसिस का है, यानी कोई भी जो खुराक का टुकड़ा है, कोई फूड है, कोई भी मटेरियल है, वो सेल के करीब आएगा तो सेल मेम्ब्रेन अपने आप को अंदर की तरफ झुकाएगी, वो मॉलिक्यूल अंदर आ जाएगा और उसको सेल छोटे से पैकेट में बंद कर लेगा, जिसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं। इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और ये एंडोसाइटोसिस फिर दो किस्म की होती है, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है वो नर्व इम्पल्स की कंडक्शन में, यानी न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्स की कंडक्शन में, यानी जो नर्व इम्पल्स होता है ब्रेन का मैसेज, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव होती है जो ब्रेन से बॉडी की तरफ और बॉडी से ब्रेन की तरफ न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन के अंदर ट्रैवल करके एक सिग्नल जाता है, उसको हम नर्व इम्पल्स करते हैं। तो उस नर्व इम्पल्स को कैरी करने में ये कैरियर प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और चैनल प्रोटीन जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अब ये सारी बातें तो हम कर रहे हैं, तो इन सारी बातों से जो सबसे अहम काम है सेल मेम्ब्रेन का, जो सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म करती है, वो ये करती है कि सेल मेम्ब्रेन सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखती है। इस वजह से सेल मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं या पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये कुछ चीज़ों को सेल के अंदर आने देती है और कुछ चीज़ों को अंदर आने नहीं देती। इसी तरह से कुछ चीज़ों को अंदर से बाहर जाने देती है और कुछ चीज़ों को अंदर से बाहर जाने नहीं देती। ये सेल की नीड पर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ सेल को कितनी ज़रूरी है। इस वजह से सेल मेम्ब्रेन इन चीज़ों की ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करती है और सेल के इंटरनल जो साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन है, जो उसकी पीएच है, उसको मेंटेन करके रखती है, ताकि सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसीजर्स हैं वो सारे आसानी के साथ जो है वो कैरी किए जा सकें।